Our next topic in current electricity is potentiometer. पर पोटेंशियोमीटर समझने से पहले हम कुछ बहुत ही बेसिक चीजें समझेंगे. ओके, सो लेट अस कंसिडर दिस वेरी इजी सर्किट. 8 ओम और 5 ओम के दो रेजिस्टर्स हैं और 13 वोल्ट का वोल्टेज है. एक बेसिक एनालिसिस करते हैं. लेट अस एनालाइज दिस सर्किट. इट्स वेरी इजी टू एनालाइज. द नेट रेजिस्टेंस इज ये दोनों सीरीज में है. 8 + 5 13 ओम. द नेट वोल्टेज इज 13 वोल्ट. तो जो करंट है वो बहुत आसानी से मिल जाएगा. V = IR होता है, ओम्स लॉ. सो 13 = I × 13. देयरफॉर जो करंट है वो 1 एम्पियर है. वेरी इजी टू एनालाइज. यहां से 1 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, बैटरी से निकला होगा 1 एम्पियर करंट और इस तरह से आ रहा होगा. वेरी इजी. नाउ इसका वोल्टेज निकालते हैं. वोल्टेज ऑफ 5 ओम. द वोल्टेज ऑफ 5 ओम इज IR, ओम्स लॉ. वोल्टेज ऑफ 5 ओम्स इज I का वैल्यू है 1 और 5 ओम तो रजिस्टर 5 ओम, 5 वोल्ट. तो 13 वोल्ट्स में से इसके पास 5 वोल्ट है. ऑफ कोर्स इसके पास 8 वोल्ट होगा. 13 वोल्ट में से 5 वोल्ट इसके पास गया, 8 वोल्ट इसके पास गया. तो इस बहुत ही इजी से सर्किट का हमने पूरा एनालिसिस कर दिया. अब इसमें कुछ और एनालाइज करने के लायक बचा नहीं है. नाउ लेट अस सी दिस सर्किट. दिस इज अनदर सर्किट. इन दोनों सर्किट में मेनली कोई फर्क नहीं है. आप देख सकते हो ये 13 वोल्ट है, ये भी 13 वोल्ट है. ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है. 8 ओम 8 ओम. बस एक ही फर्क है. देयर इज वन सिंगल डिफरेंस और वो सिंगल डिफरेंस ही है इस सर्किट में एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा दी है 5 वोल्ट की. ओके, नो अदर डिफरेंस. बस एक एक्स्ट्रा बैटरी लगाई है. इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस एक बैटरी का फर्क है. नाउ लेट अस सी क्या होता है. इस बैटरी को लगाने से देखते हैं क्या होता है. तो अब हमारे पास दो लूप है. I1 और I2 करंट फ्लो हो रहा है. तो अब मैं KVL की मदद लूंगा. लेट अस कंसिडर दिस एज द लूप 1. ये हमारा लूप 1 है. लूप 1 में I1 कितने में फ्लो हो रहा है, ये शॉर्टकट आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था. I1 कितने में फ्लो हो रहा है, 5 ओम + 8 ओम, 13 ओम. सो -13 I1. अब इसमें I2 कहां घुस सकता है. I2 तो यहां फ्लो हो रहा है. I2 5 ओम में घुस सकता है. I2 गेस्ट है प्लस 5I2. और इस तरह से यहां से लेके यहां से लेके यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव +13 इक्वेशन के यहां जाएगा तो -13. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब यहां पे KVL लगाते हैं. इस घर में I1 को कहां एंट्री है, 5 ओम में. कॉमन दोनों के बीच में 5 ओम है. तो KVL यहां लग रहा है. I1 गेस्ट है तो I1 पॉजिटिव प्लस 5I1. I2 टोटल कितने में घूम रहा है, 5 ओम में, -5I2 इक्वल टू यहां से ऐसा जाएगा, ऐसा पॉजिटिव से नेगेटिव -5 वोल्ट. इक्वेशन के यहां जाएगा तो +5 वोल्ट हो जाएगा. लेट अस जस्ट ऐड देम टुगेदर. ये कट गया. तो -8I1 इक्वल टू -8. देयरफॉर I1 का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर. तो इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. अब इसको यहां पुट करते हैं इक्वेशन 2 में. मैं यहां पुट कर रहा हूं इसको. 5 × I1 का वैल्यू है 1 एम्पियर -5I2 इक्वल टू 5. ये 5 और ये 5 कट गया. -5I2 इक्वल टू 0. I2 की वैल्यू 0 है. और ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि इस रिजल्ट से कुछ सीखने को मिलेगा. बहुत 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 जरूरी चीज सीखने को मिलेगी. अगर अब मैं जो बता रहा हूं वो नहीं समझ में आ गया, वो नहीं समझ में आया, तो पूरा पोटेंशियोमीटर आपका खराब हो जाएगा. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग,
स्टॉप स्टडिंग पोटेंशियोमीटर, कोई फायदा नहीं है इसके बाद पोटेंशियोमीटर पढ़ने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान दो। ये 5 ओम का जो रेजिस्टर था उसका वोल्टेज 5 वोल्ट था, तो इस रेजिस्टर का वोल्टेज 5 वोल्ट है। ओके, अगर मैं इस 5 वोल्ट के रेजिस्टर में, ओम्स नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, 5 वोल्ट, वोल्टेज पे ध्यान दो। इस रेजिस्टर का वोल्टेज 5 वोल्ट है, इस रेजिस्टर के पास 5 वोल्ट है। अगर इस 5 वोल्ट के अक्रॉस एक ऐसी बैटरी लगा दी जाए जिसका वैल्यू 5 वोल्ट ही है, तो इस रेजिस्टर के पास भी 5 वोल्ट है। अगर बैटरी भी 5 वोल्ट की लगाओगे, अगर बैटरी भी 5 वोल्ट की लगाओगे, तो ये जो I2 का वैल्यू है वो 0 है। 0 का मतलब है ये I2 है ही नहीं यहां पे, मतलब यहां कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है इसमें से कोई करंट बाहर नहीं आ रहा है, नो करंट इज कमिंग आउट ऑफ इट। वंस अगेन, अगर किसी रेजिस्टर के पास 5 वोल्ट है, आप देख सकते हो इस रेजिस्टर के पास 5 वोल्ट है, और अगर उसी रेजिस्टर के अक्रॉस 5 वोल्ट, मैं ओम्स नहीं बोल रहा हूं, 5 वोल्ट के रेजिस्टर के अक्रॉस 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाए, तो I2 0 है, मतलब यहां कोई करंट नहीं है, मतलब वो बैटरी करंट बाहर नहीं दे सकती, वो बैटरी यूजलेस है, बेकार है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है, अगर किसी रेजिस्टेंस के पास V वोल्टेज है और एक सेल, और उस सेल का भी वोल्टेज V है, और उसे उसके अक्रॉस लगा दिया जाए, तो कोई करंट सेल से पास नहीं होगा। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा पोटेंशियोमीटर गड़बड़ हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पोटेंशियोमीटर, अगर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज V है और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक बैटरी लगा दी जिसका भी वोल्टेज V है, तो उस बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं होता। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो अब हम पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए तैयार हैं। ये जो डिवाइस आप देख रहे हो ये पोटेंशियोमीटर है। बस एक बहुत ही आसान सा सर्किट होता है पोटेंशियोमीटर। एक बैटरी होती है V वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और एक वायर होता है। बस इतना ही है पोटेंशियोमीटर। इस वायर को कहा जाता है पोटेंशियोमीटर वायर। इस वायर की खासियत यह होती है कि टेम्परेचर बढ़ने या कम होने के बावजूद इसका रेजिस्टेंस आसानी से चेंज नहीं होता। ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टैट हो सकता है, और ये वोल्टेज सोर्स है। बस इतना ही है पोटेंशियोमीटर। इस पूरे सर्किट को कहा जाता है प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये है पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट। ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, ये जितना लंबा होगा उतना ही डिवाइस सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव मतलब छोटे से छोटा डिटेल पकड़ सकता है। तो जनरली ये वायर बहुत ही लंबा होता है, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर भी हो सकता है। सो पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। आगे से मैं पोटेंशियोमीटर को सिर्फ पीओटी लिखूंगा। तो आखिर ये सर्किट किस काम आता है, लेट अस सी। इसके एप्लीकेशन देखते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन अननोन EMF। सॉरी, मैंने गलती से रेजिस्टेंस लिख दिया। टू डिटरमाइन अननोन EMF। तो आपको याद है ये प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, वोल्टेज, रेजिस्टर और पोटेंशियोमीटर वायर। इस प्राइमरी सर्किट में ये वोल्टेज हमें पता होता है, ये नोन है, ये R भी नोन है, और ये पोटेंशियोमीटर है। इसके बारे में भी हमें सारी इंफॉर्मेशन पता होती है। इसकी लेंथ कैपिटल L है, ये जो पूरी लेंथ है, कंप्लीट लेंथ, ये कैपिटल L है। यहां पे हम एक अननोन EMF कनेक्ट करेंगे, ये अननोन EMF है, इसके बारे में हमें नहीं पता, इसी की वैल्यू निकालनी है। और ये है गैल्वेनोमीटर, और ये है जॉकी। गैल्वेनोमीटर और जॉकी के बारे में आपको पहले ही हम लोग मीटर ब्रिज में बता चुके हैं। ओके, तो जो एक्स्ट्रा सर्किट है वो ये है। तो ये तो अपना नॉर्मल पोटेंशियोमीटर
उसमें एक्स्ट्रा ये बैटरी है जिसका ईएमएफ नहीं पता, गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। तो जो प्रोसीजर है इस एक्सपेरिमेंट को करने का, वो प्रोसीजर सेम है मीटर ब्रिज की तरह। सबसे पहले जॉकी लो, जॉकी को यहां टच करो। जॉकी को जब यहां टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर इस जॉकी को यहां टच करो, गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पक्का बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मीटर ब्रिज वाला वीडियो आप फिर से देखो, उसमें एक प्रोसीजर बताया है। जॉकी को यहां टच करो, गैल्वेनोमीटर यहां, जॉकी को यहां टच करो, गैल्वेनोमीटर यहां, मतलब बीच में पक्का कोई नल पॉइंट है। तो जॉकी को यहां रख के धीरे 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 जॉकी को स्लाइड करो जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए। तो जैसे जैसे आप जॉकी को शिफ्ट कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन धीरे 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 जीरो बनते जा रहा है। यहां पे इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, तो इस पॉइंट को कहा जाएगा नल पॉइंट। मीटर ब्रिज में भी ये पढ़ चुके हैं हम लोग। नल पॉइंट का लेंथ है L, तो कैपिटल L इज द टोटल लेंथ। ये पूरा कैपिटल L है, छोटू L नल पॉइंट जितना लेंथ है। अब देखते हैं ये अननोन रेजिस्टेंस कैसे पता करें। तो ये जो पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर पॉट है। लेट आर पॉट बी द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अब आप यहां पे देखिए, हमें नल पॉइंट मिल गया है। नल पॉइंट का मतलब है गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो नल पॉइंट का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो ना होना। तो एट नल पॉइंट करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब क्योंकि यहां पे कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो ये पूरा नीचे का सर्किट यूजलेस है। मैंने इसको हटा दिया और यहां पे नया सर्किट बना दिया, वापस से अपना वही पुराना ओल्ड पोटेंशियोमीटर। ओके, सो दिस इज दी सर्किट विच इज यूजफुल। क्यों? क्योंकि यहां पे तो करंट ही नहीं है, नल पॉइंट है ना यहां पे, तो यानी करंट ही नहीं है गैल्वेनोमीटर में, तो यहां तो कुछ घुस ही नहीं रहा है अंदर, तो ये बेकार है। इसको फिर से बनाएंगे हम लोग। तो ये इसको फिर से बना दिया। ये V वोल्टेज है, ये R है, और पोटेंशियोमीटर वायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया आर पॉट। अब इस सर्किट को एनालाइज करते हैं। वोल्टेज कितना है इस सर्किट में? V। रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस आर पॉट, दोनों सीरीज में। तो सिंपल ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल टू IR। वोल्टेज है V, करंट है I, और रेजिस्टेंस है R प्लस आर पॉट। यहां से करंट मिल गया। कितना करंट फ्लो हो रहा है? V अपॉन R प्लस आर पॉट। कितना करंट फ्लो हो रहा है? V अपॉन R प्लस आर पॉट। करंट भी मिल गया इस सर्किट का, एकदम इजी। ओम्स लॉ चल रहा है, 10th स्टैंडर्ड चल रहा है फिलहाल। अभी मैं पोटेंशियोमीटर के वायर का वोल्टेज निकालूंगा, इसका वोल्टेज। सो वोल्टेज ऑफ आर पॉट इज करंट इंटू आर पॉट, करेक्ट? तो इसका जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ऑफ आर पॉट इज, करंट का वैल्यू हमें पता है यहां से, तो आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगा V ऑफ आर पॉट, वो ये इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से आप वोल्टेज V दे रहे हो, थोड़ा सा इसके पास जाएगा R के पास, थोड़ा सा आर पॉट के पास जाएगा, आर पॉट के पास इतना जाएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ आर पॉट। अब आगे का एकदम इजी है। इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के पास, पूरे L लेंथ के पास, पूरे L लेंथ के पास इतना वोल्टेज है। सो द एंटायर L लेंथ हैज V इंटू आर पॉट अपॉन R प्लस आर पॉट। अब आता है सबसे सबसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पूरे के पास इतना वोल्टेज है, पूरे पोटेंशियोमीटर के पास इतना वोल्टेज है, और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो छोटू L है, इसके पास वोल्टेज EMF जितना है। अब ये कैसे पता चला?
छोटू एल के पास वोल्टेज ईएमएफ जितना है, ये कैसे पता चला? सोचो, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ये इसलिए पता चला क्योंकि नल पॉइंट पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। यहां पे कोई करंट नहीं है इस सर्किट में, ये नल पॉइंट आ चुका है, यहां पे कोई करंट नहीं है। क्योंकि यहां पे कोई करंट नहीं है, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होना चाहिए। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर इसका वोल्टेज, इस रेजिस्टर इतने पार्ट का वोल्टेज इसके इक्वल हो गया, इसके वोल्टेज जितना, ईएमएफ जितना हो गया, तो यहां से कोई करंट नहीं निकलेगा। दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो जो छोटू एल के पास वोल्टेज है वो ईएमएफ जितना है, तो बड़े एल के पास इतना वोल्टेज है, छोटू एल के पास ईएमएफ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ईएमएफ का वैल्यू मिल गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अननोन ईएमएफ। ये फॉर्मूला एक बार आपको फिर से लिख के दिखाता हूं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अननोन ईएमएफ, वही पीछे वाला फॉर्मूला लिखा है। अभी यहां पे जो मेन वोल्टेज है, मेन वोल्टेज कौन सा? वी, ये मेन वोल्टेज, ये मेन वोल्टेज, ये तो कांस्टेंट है। आर कांस्टेंट, आर पॉट कांस्टेंट, टोटल लेंथ कांस्टेंट। तो V कांस्टेंट, आर पॉट कांस्टेंट, L कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आर पॉट कांस्टेंट, तो ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट ही है। तो इस पूरे कांस्टेंट को हम बोलते हैं फाई। फाई का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट्स अ कांस्टेंट। तो जो अननोन ईएमएफ होगा वो होगा छोटू एल इंटू फाई, वेयर फाई इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कभी भी पोटेंशियोमीटर के सर्किट में सबसे पहले फाई का वैल्यू निकाला जाता है। एक बार फाई मिल गया तो अननोन ईएमएफ भी मिल जाएगा। और फाई के लिए देखो, आप देख सकते हो, फाई के इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ प्राइमरी सर्किट कंसिडर करना है, सिर्फ मेन सर्किट। अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सी अ न्यूमेरिकल ऑन दिस कंसेप्ट। फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल which balances a length of 2 meter on a potentiometer of length 5 meter having primary circuit voltage 10 volts। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसका सर्किट बना के दिखाता हूं। तो एक पोटेंशियोमीटर है, तो पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी होगी ऑफ कोर्स। इस बैटरी का प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज है 10 वोल्ट्स, तो यहां पे वोल्टेज है 10 वोल्ट्स। पोटेंशियोमीटर का लेंथ है 5 मीटर, तो यहां पे पोटेंशियोमीटर वायर होगा, उसका लेंथ है 5 मीटर। ओके, दिस पूरा 5 मीटर का है। और जो अननोन ईएमएफ है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल विच बैलेंसेज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। तो जो अननोन ईएमएफ है, ये अननोन ईएमएफ, ये 2 मीटर बैलेंस कर रहा है। सो दिस इज 2 मीटर और पूरा लेंथ 5 मीटर का है। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है तो जीरो मान के वायर बना दो। यहां पे हमने वो आर क्यों नहीं लिखा, यहां पे वो रेजिस्टेंस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो ये बन गया सर्किट। तो हमें इसका ईएमएफ निकालना है। ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, नल पॉइंट है 2 मीटर पे है, पूरा लेंथ 5 मीटर है और ये 10 वोल्ट है। तो अब देखो कैसे करना है। हमें पता है ये जो नीचे का सर्किट होता है इसमें कोई करंट तो फ्लो होना नहीं है, क्योंकि नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो इसको हम छुपा सकते हैं, फिलहाल के लिए इसको छुपा दिया। ओके, ये 10 वोल्ट है, ये पूरा का पूरा 10 वोल्ट वायर के पास चला जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि डिवाइड करने के लिए कोई और है ही नहीं। यहां पे है क्या रेजिस्टर? नहीं है ना, तो पूरा 10 वोल्ट वायर के पास। सो जो 5 मीटर का वायर है, 5 मीटर का वायर, उसको पूरा 10 वोल्ट मिल गया। तो 2 मीटर के वायर को कितना वोल्ट मिलेगा? ये 2 मीटर के वायर को ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि यहां से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका वोल्टेज, 2 मीटर का वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम है, ईएमएफ का वोल्टेज सेम है। करेक्ट? क्योंकि
ये जो 2 मीटर है इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम है, इसीलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें नल पॉइंट मिला है। तो 2 मीटर के पास ईएमएफ है, मिल गया ईएमएफ। फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ईएमएफ का वैल्यू आ गया 4 वोल्ट्स। खत्म, इतना ही है, इजी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल which balances a length of 2 meter on a potentiometer of length 5 meter having primary circuit voltage 10 volt and rheostat of 4 ohm. The resistance of potentiometer wire is 6 ohm. तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज 10 वोल्ट है, यह है प्राइमरी सर्किट, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है। अब यहां रियोस्टैट है प्राइमरी सर्किट में 4 ओम का, यहां पे 4 ओम का रियोस्टैट है। फिर पोटेंशियोमीटर वायर है 6 ओम का, यह है पोटेंशियोमीटर वायर, ये पूरा 6 ओम का है। ओके, तो आपको याद रखना है इसका वोल्टेज 6 ओम है। फिर यहां पे अननोन ईएमएफ वाली सेल होगी, सो दिस इज द अननोन ईएमएफ ई, ये है गैल्वेनोमीटर जी, और 2 मीटर पे बैलेंस हो रहा है, बैलेंसिंग लेंथ है 2 मीटर, तो यहां कहीं पे बैलेंस हो जाएगा 2 मीटर पे, तो ये 2 मीटर है और ये पूरा 5 मीटर है। तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बस एक ही फर्क है, इस क्वेश्चन में रियोस्टैट है। नाउ लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पता है ये नीचे का सर्किट तो बेकार है, तो इसको छुपा दिया। ओके, आपको ये भी याद रखना है कि ये 6 ओम का है, पोटेंशियोमीटर 6 ओम का है। तो अब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, या अगर आप ये रट्टा मार सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इसे रट्टा मत मारो, डोंट रट्टोफाई इट। प्रोसीजर समझो। प्रोसीजर ये है कि इसके पास तो कुछ नहीं है, यहां पे तो गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट है, तो इसको छुपा दो। अब हमारे पास बचा प्राइमरी सर्किट। ओके, तो अब मैं प्राइमरी सर्किट को एनालाइज कर रहा हूं। कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। V इक्वल टू आई आर का यूज करेंगे। कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। करंट कितना फ्लो हो रहा है प्राइमरी सर्किट में? नहीं पता। रेजिस्टेंस कितना है? इसका 6 ओम और ये 4 ओम, रेजिस्टेंस इज 10 ओम, सो द करंट विल कम आउट टू बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो होगा जब नल पॉइंट पे ये सिचुएटेड होगा। सो 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। अब मुझे करंट पता चल गया है, तो क्या मुझे इस पूरे के पूरे वायर का वोल्टेज मिल जाएगा? बिल्कुल। द वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर इज आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर इज, करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर, और पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है 6, तो टोटल 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट में से वायर के पास, पोटेंशियोमीटर वायर के पास सिर्फ 6 वोल्ट आ रहा है, बाकी का 4 वोल्ट यहां चला जाता है। सो आउट ऑफ 10 वोल्ट दिस कंज्यूम्स 4 वोल्ट एंड द पोटेंशियोमीटर वायर गेट्स 6 वोल्ट। तो अभी जो पूरा 5 मीटर है इसके पास अब सिर्फ 6 वोल्ट है। करेक्ट ना? 10 में से 4 वोल्ट इसके पास, 6 वोल्ट इसके पास, तो 5 मीटर के पास अब सिर्फ 6 वोल्ट है, और 2 मीटर के पास ईएमएफ है। 2 मीटर के पास ईएमएफ है, मिल गया ईएमएफ। 5 इंटू ईएमएफ इक्वल टू 12, देयरफॉर ईएमएफ इक्वल टू 2.4 वोल्ट्स। तो जो अननोन ईएमएफ है वो 2.4 वोल्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है E1, और ये जो लेंथ बैलेंस कर रही है वो 2 मीटर है। दूसरी बैटरी है, उसका लेंथ है E2, और वो लेंथ 4 मीटर को बैलेंस कर रही है। E1 और E2 का रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन में ना पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी के बारे में कुछ बताया गया है, ना रियोस्टैट के बारे में, ना प्राइमरी वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बताया है।
तो हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे, ईएमएफ ऑफ बैटरी 1 इज इक्वल्स टू लेंथ बैलेंस्ड बाय बैटरी 1 इंटू 5। हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं, ये रहा वो फॉर्मूला। और ये जो 5 है ये तो पूरा प्राइमरी सर्किट पे डिपेंड करता है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ पॉट ऑफ प्राइमरी सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ, तो जो 5 है ये पूरा प्राइमरी सर्किट पे डिपेंड कर रहा है और एक कांस्टेंट है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो ईएमएफ ऑफ फर्स्ट बैटरी इज बैलेंसिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट बैटरी इनटू 5। ईएमएफ ऑफ सेकंड बैटरी इज बैलेंसिंग लेंथ ऑफ सेकंड बैटरी इनटू 5। 5 चेंज नहीं होगा, 5 तो प्राइमरी सर्किट पे डिपेंड करता है। Therefore, EMF of first battery upon second battery is L1 upon L2। मैंने रेशियो ले लिया, 5 कट जाएगा। L1 का वैल्यू है 2 मीटर, L2 का वैल्यू है 4 मीटर। 1:2 इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफिकल्ट। दो बैटरीज हैं, उनका EMF E1 और E2 है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और वो बैलेंस कर रहे हैं 4 मीटर के लेंथ को। अगर E2 को रिवर्स कर दिया जाए तो वो बैलेंस करेंगे सिर्फ 2 मीटर। E1 अपॉन E2 फाइंड आउट करना है, E1 E2 से बड़ा है। सो स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो लेट अस डू इट वेरी वेरी स्लोली एंड केयरफुली। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज कितना है नहीं पता, रियोस्टैट कितना है नहीं पता, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं पता, पोटेंशियोमीटर का लेंथ नहीं पता। बस इतना पता है कि दो बैटरीज हैं E1 और E2, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो यहां पे दो बैटरीज बनानी पड़ेंगी, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और वो 4 मीटर के लेंथ को बैलेंस कर रहा है। बस इतना पता है। अब उनको सीरीज में कैसे कनेक्ट करें, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। पहले केस में वो 4 मीटर बैलेंस कर रहे थे, दूसरे केस में वो सिर्फ 2 मीटर बैलेंस कर रहे हैं। मतलब पहले केस में दोनों बैटरीज एक दूसरे की हेल्प कर रही थी, दूसरे केस में दोनों बैटरीज एक दूसरे की अपोज कर रही है। पहले वो हेल्प कर रहे थे इसलिए 4 मीटर बैलेंस कर पा रहे थे, सेकेंड केस में वो अपोज करेंगे इसलिए सिर्फ 2 मीटर बैलेंस कर पाएंगे। तो पहले केस में सीन ये था, देखो ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये भी करंट इधर निकालेगा, ये भी करंट इधर निकालेगा, दोनों करंट ऐसे रहेंगे। ओके, दिस इज केस 1। केस 2 में E1 ऐसे ही रहेगा लेकिन E2 को रिवर्स किया है। अब ये सिर्फ 2 मीटर बैलेंस कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं अब E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। E1 करंट क्लॉकवाइज डालना चाहता है और E2 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो पहले ये सीन था और 4 मीटर बैलेंस हो रहा था, फिर ये और 2 मीटर बैलेंस हो रहा है। अब तो बहुत ईजी है, पहले E1 प्लस E2 4 मीटर बैलेंस कर रहे थे, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा L1 5। तो E1 पहले जो EMF था वो E1 प्लस E2 था और 4 मीटर था लेंथ 1 और 5। केस 2 में E1 माइनस E2 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और E1 बड़ा है इसीलिए E1 माइनस E2, नहीं तो E2 माइनस E1 करना पड़ता। अब बैलेंस कर रहे हैं ये 2 मीटर, बस हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का रेशियो ले लो, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू 4/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, E1 E2 का रेशियो मिल जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू 2E1 माइनस 2E2। तो इसको यहां पे लेंगे तो E1 इक्वल टू 3E2 हो जाएगा। देयरफॉर E1 अपॉन E2 3:1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में समझना यह था इंपॉर्टेंट
कि पहले केस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं इसीलिए बड़ा लेंथ बैलेंस कर पा रहे हैं, दूसरे केस में एक दूसरे को पहले लेंथ में एक दूसरे आई एम रियली सॉरी पहले केस में एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं इसीलिए 4 मीटर बैलेंस कर रहे हैं, दूसरे केस में एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं इसलिए सिर्फ 2 मीटर बैलेंस कर रहे हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन. The last application of potentiometer is determining the internal resistance of a cell. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पे अटेंशन, समझ में आ जाएगा. यह है पोटेंशियोमीटर की प्राइमरी सर्किट. ओके, ये प्राइमरी सर्किट हम पहले ही पढ़ चुके हैं. यह है सेल. इस सेल का ईएमएफ नहीं पता, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटू आर है वो भी नहीं पता. फिर इस सेल के नीचे हम एक कैपिटल आर लगा देंगे. कैपिटल आर नोन है, ठीक है, ये हमें पता है, हमारे हाथ में होता है कैपिटल आर, मार्केट से लाके खरीद के एक नोन वैल्यू लगा सकते हैं. और ये है की. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम. एक प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट में एक बैटरी है जिसका ईएमएफ नहीं पता और इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं पता, लेकिन इसके ठीक बाहर एक कैपिटल आर को कनेक्ट कर दिया है. Now let us see what are the steps. पहला स्टेप है इस की को ओपन कर दो. ओपन द की. अब क्योंकि की ओपन हो गया है, ये देखो यहां पे की ओपन हो गया है, तो यहां से करंट को फ्लो होने का कोई रास्ता नहीं है. की ओपन हो गया है तो मैंने ये कॉइन रखा है, इट शोज ओपन की. करंट कैन नॉट फ्लो ओवर हियर, करंट नहीं घुस सकता. तो ये आर तो हवा में लटक गया, तो ये आर किसी काम का नहीं है. तो केस 1 में ये आर किसी काम का नहीं है क्योंकि ये आर तो हवा में लटक चुका. आप देख सकते हो की ओपन है, हवा में लटक गया है. आर किसी काम का नहीं है केस 1 में. ओके, तो ओपन द की, आर कैन बी निग्लेक्टेड. तो अब इसको भूल जाओ और नल पॉइंट ढूंढो. नल पॉइंट मिलेगा L1 लेंथ पे. करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप, क्लोज द की. अब की को बंद कर दो. अब की बंद है, ये सर्किट आराम से काम कर सकता है. अब इस आर को निगलेक्ट करने की अब जरूरत नहीं है, की बंद है, सर्किट कंप्लीट है. नाउ फाइंड न्यू नल पॉइंट. फिर से नल पॉइंट ढूंढो. नया नल पॉइंट L2 मिलेगा. और ये जो नया नल पॉइंट है पुराने नल पॉइंट से हमेशा छोटा होगा. ये क्यों, 5 मिनट में बताता हूं. एक बार फिर से प्रोसीजर सुनो. पहले इस की को बंद कर दो, तो मतलब ये आर यूजलेस हो जाएगा. नल पॉइंट N1 ढूंढो. फिर इस की को क्लोज कर दो, आर के लिए पाथ बना दो. फिर L2 ढूंढते हैं और ये L2 हमेशा L1 से छोटा निकलता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दी वेरी वेरी स्मॉल डिटेल्स. तो पहले केस में हमने की को ओपन कर दिया, मतलब यहां से करंट पास होने का कोई चांस नहीं है, मतलब ये रेजिस्टर यूजलेस है. उसके बाद हमने नल पॉइंट ढूंढा. नल पॉइंट ढूंढने का मतलब है गैल्वेनोमीटर से भी करंट पास नहीं हो रहा है, तो यानी कि गैल्वेनोमीटर वाला पाथ भी अटक गया. तो अब गैल्वेनोमीटर में भी कोई करंट नहीं घुस रहा है, इस रेजिस्टर से भी कोई करंट पास नहीं हो सकता, और बैलेंसिंग लेंथ L1 है. लेट अस सी केस 1 में क्या हमारी बैटरी से कोई करंट फ्लो हो सकता है. देखो, अगर यहां से करंट निकलेगा तो इसके आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये पाथ तो है ही नहीं अवेलेबल, एक ही पाथ बचा. अगर यहां से करंट निकलेगा तो यहां पे अटक जाएगा. देखो यहां से घूम के आ रहा है, यहां से जाने का रास्ता नहीं है. मॉरल ऑफ द स्टोरी, केस 1 में जब आप नल पॉइंट ढूंढोगे, ओके, केस 1 में नल पॉइंट ढूंढा मतलब ये वाला रास्ता बंद, और केस 1 में की भी खोल के रखी है मतलब ये रास्ता भी बंद. तो इस बैटरी से यहां से भी करंट जाएगा तो भी नहीं पास हो सकता, यहां से करंट निकलेगा तो भी आगे नहीं बढ़ सकता. यानी केस 1 में कोई भी करंट पास नहीं होता है. यानी कि ये जो L1 है, दिस L1 is actually balancing the EMF. EMF वर्ड क्यों यूज किया? जब कोई करंट फ्लो नहीं होता
तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसे ईएमएफ कहा जाता है, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। देखो यहां से करंट फ्लो नहीं हो सकता, यहां अटक जाएगा, यहां से करंट फ्लो नहीं हो सकता, अटक जाएगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो L1 है वो ईएमएफ को बैलेंस कर रहा है। ओके, तो ये केस 1। जबकि ओपन है तब नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू आवर बैटरी, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू E1, यानी कि जो लेंथ L1 है, पहला बैलेंसिंग लेंथ, वो ईएमएफ को बैलेंस कर रहा है। नाउ लेट अस सी केस 2। केस 2 में की को बंद कर दिया, की बंद है, लेकिन नया नल पॉइंट L2 ढूंढा। नल पॉइंट ढूंढने का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है, पर ये की तो अपनी जगह पे आ गई है, की को तो बंद कर दिया है। अब देखो करंट पास हो सकता है, सीधे करंट कैन फ्लो इजीली। इसमें नहीं घुसेगा करंट, गैल्वेनोमीटर में नहीं घुसेगा, क्योंकि नल पॉइंट है। नल पॉइंट का मिलना मतलब करंट यहां से इधर नहीं घुस सकता। पर ये देखो, ये तो पूरा एकदम आसानी से करंट फ्लो हो सकता है यहां पे। तो केस 2 में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब L2 ईएमएफ बैलेंस नहीं करता। जब करंट फ्लो होता है तो बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज को ईएमएफ नहीं बोलते। व्हेन करंट फ्लोज, बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज को ईएमएफ नहीं बोलते हैं। सो केस 2 में, इन केस 2 लेंथ L2 इज नॉट बैलेंसिंग ईएमएफ, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है केस 2 में। ये देखो जगह है करंट को फ्लो होने की। सो इन केस 2, when the key is closed, current is actually flowing। इसीलिए ये जो नया लेंथ है L2, वो ईएमएफ नहीं मेजर कर रहा है, वो टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर रहा है बैटरी का। और हमें पता है टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता है, इसीलिए L2 भी छोटा होगा, इसीलिए यहां पे L2 छोटा लिखा है। सो L2 इज लेस देन L1 बिकॉज L2 इज मेजरिंग टर्मिनल वोल्टेज, L1 इज मेजरिंग ईएमएफ, और ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होता है, इसीलिए L1 बड़ा है। एक बार फिर से, केस 2 में की को क्लोज करके रखा है, करंट यहां फ्लो हो सकता है। जब करंट फ्लो होता है तब बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज मेजर हो रहा है। सो L2 इज मेजरिंग टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। ओके, सो केस 2 में ईएमएफ मेजर नहीं हो रहा है, केस 2 में टर्मिनल वोल्टेज मेजर हो रहा है। The terminal voltage is L2 phi, इक्वेशन 2। अब टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमने पहले ही पढ़ा था ईएमएफ वाले वीडियो में, तो अगर ये समझ नहीं रहा है तो ईएमएफ वाला वीडियो देख के आओ। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ की वैल्यू तो पता है L1 phi, ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दी L1 phi, माइनस देखते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है फिलहाल, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। इस सर्किट में वोल्टेज है E, रेजिस्टर है R प्लस R। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है? वोल्टेज अपॉन R प्लस R। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो है E अपॉन R प्लस छोटू r, और ये छोटू r यहां पे भी है। नाउ L1 phi माइनस E तो पता है L1 phi है, L1 phi छोटू r अपॉन R प्लस R इक्वल टू L2 phi। phi सबके साथ है, कट जाएगा, इसमें से L1 कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1 माइनस छोटू r अपॉन R प्लस R इक्वल टू L2। देयरफॉर L1 एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा R प्लस R, R प्लस R माइनस R, R प्लस R माइनस R, सिर्फ एक कैपिटल R बचेगा, एलसीएम लेंगे तो R प्लस R माइनस छोटू r, तो छोटू r कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू
L2. Therefore L1R इक्वल टू, मैं बस क्रॉस ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, L1R और इसको यहां पहुंचा रहा हूं, L2R प्लस L2 छोटू r. L2 को यहां लेके चले जाते हैं, L1 माइनस L2, इसको यहां लेके आ रहा हूं मैं, R कॉमन है, इक्वल टू L2R. देयरफॉर ये जो छोटू रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हो जाएगा बड़ा रेजिस्टेंस इनटू L1 माइनस L2 अपॉन L2. और ये फॉर्मूला आप बाय हार्ट रखिएगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस. इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, 4 बार देखो, बार बार देखो, क्योंकि ये एक बार में समझने वाला टॉपिक नहीं है. सी इट मल्टीपल टाइम्स, थिंक एंड थिंक एंड थिंक व्हाट इज हैपनिंग. एक बार में तुरंत नहीं समझेगा. JEE में ये क्वेश्चन आ चुका है. कैपिटल आर की वैल्यू दी थी, L1 की वैल्यू दी थी और L2 की वैल्यू दी थी, सब कुछ दिया था और स्मॉल आर पूछा था. इतना इजी क्वेश्चन आया था JEE में. नेक्स्ट हम वही क्वेश्चन करेंगे, JEE का क्वेश्चन. तो JEE 2018 का क्वेश्चन है. इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर व्हेन टर्मिनल्स ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. If the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, a balance is found when the cell is connected across 40 centimeter of wire. Find internal resistance. क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है. पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था, इसका मतलब है केस 1, तब बैलेंसिंग लेंथ थी 52 सेंटीमीटर. मतलब L1 का वैल्यू है 52 सेंटीमीटर. केस 1 में, केस 1 मतलब जब की खोल के रखी थी, जब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था, की खोल के रखी थी. सो L1 इज 52 सेंटीमीटर. जब 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डाल दिया, इसका मतलब है तो पहले केस 1 में ये नहीं था, तब बैलेंसिंग लेंथ 52 सेंटीमीटर थी. अब ये 5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर डाल दिया है. जब ये आ गया है तब बैलेंसिंग लेंथ 40 हो गई है. तो जो बैलेंसिंग लेंथ है L2 वो 40 सेंटीमीटर हो चुकी है जब रेजिस्टेंस 5 ओम का डाल दिया है. ओके, तो जब की ओपन थी यानी कि ये नहीं था, तब बैलेंसिंग लेंथ 52 थी. जब इसको डाल दिया 5 ओम को, तब बैलेंसिंग लेंथ 40 हो गई. इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है. अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है. R इक्वल टू R L1 माइनस L2 अपॉन L2. R का वैल्यू दिया है 5, L1 का वैल्यू है 52, L2 का वैल्यू है 40 अपॉन L2 का वैल्यू है 40. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 12 बाय 40. 5 1 जा, 5 8 जा, 4 3 जा, 5 2 जा. इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम आ गया. तो अगर ये फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन का मीनिंग समझ गया तो बहुत आसानी से इसके आंसर आ जाते हैं. तो पहले 52 सेंटीमीटर था बैलेंसिंग लेंथ, फिर जब रेजिस्टेंस 5 ओम का डाल दिया यानी कि जब एक्चुअली की क्लोज कर दी, तो नया लेंथ है 40. आर निकालना है. आ गया आंसर.